स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वैश्विक ऊर्जा संकट का, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हॉर्मुज जलडमरू बंध। इस ऊर्जा संकट की शुरुआत अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से शुरू हुई, जो 2025 में हुआ था। इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के 3 महत्वपूर्ण सुविधाओं पर हमला किया गया। ये थे नतांज, इस्फहान और फराट। इस ऑपरेशन के जवाब में ईरान ने जो हॉर्मुज जलडमरू बंध है, हॉर्मुज की खाड़ी भी जिसको बोला जाता है, उसको बंद करने की धमकी दी। अब आते हैं आज के कंसेप्ट में। उस टाइम वॉर तो बंद हो गया था दोनों पक्ष की सहमति से। उसके बाद जो नया युद्ध चालू हुआ 28 फरवरी 2026 को, जब अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर ताज़ा हमला किया गया, तो ये इस ऊर्जा संकट की नई शुरुआत थी। जो अभी तक चल ही रहा है। इन हाल के दिनों में दोनों पक्ष ने कुछ नरमी दिखाई है और हो सकता है सीज फायर हो जाए। तो ये सीज फायर दोनों देशों और विश्व के लिए एक राहत भरी खबर होगी। अब आते हैं जो हॉर्मुज जलडमरू बंध है, तो ये बहुत सकरा जगह है। ऊपर साइड आप देख रहे हैं, इधर ये ईरान है, नीचे में ओमान, यूएई, सऊदी अरबिया, ये सब शहर है। ये पूरा समुद्री एरिया है जो यहाँ से घुसा हुआ है। तो ये जितने भी देश है, इनका जो गैस और पेट्रोलियम पदार्थ का जो व्यापार होता है, वो इसी हॉर्मुज जलडमरू बंध से होकर जाता है। ये जो जगह है वो इतना सकरा है कि इसका जो ये है वो कहीं कहीं पे 20 मील के आसपास सकरा है। तो 30 से 36 किलोमीटर का ये चौड़ाई वहाँ पे है। और इसी के पास है हमारा चाबहार पोर्ट, जिसमें भारत ने निवेश किया है।
तो ताज़ा युद्ध के चलते ईरान ने इस जो हॉर्मुज़ जलसंधि है उसको अपने नियंत्रण में ले लिया है और यहाँ से जो तेल और गैस के जहाज जाते थे वो इस युद्ध के कारण इस एरिया में पूरे रुके हुए। पाते हैं ये हॉर्मुज़ जलसंधि इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये सकरा एरिया की तरह है। इस सकरा एरिया से प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल का तेल निर्यात होता है, जो वैश्विक आपूर्ति का 20 से 25% हिस्सा है। वैश्विक आपूर्ति का 20 से 25% हिस्सा। और इसी मार्ग से जो गैस है प्राकृतिक, इसका लगभग 1/3 हिस्सा गुजरता है। तो इस क्षेत्र के जो प्रमुख गैस और तेल की आपूर्ति करता है वो है सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। कतर से सबसे ज़्यादा गैस भारत इंपोर्ट करता है और यहाँ से जो तेल और गैस जाते हैं उसका 80% निर्यात सीधा एशियाई देशों में जाता है। चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया इत्यादि जो बड़े बाजार हैं उसमें इसका 80% निर्यात होता है। इसके अलावा छोटे देश भी अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए इस हॉर्मुज़ जलसंधि पे निर्भर है। तो इस जलसंधि को हम बोल सकते हैं कि ये वैश्विक ऊर्जा का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट मतलब ये इतना सकरा है कि कोई भी देश कॉन्फ्लिक्ट होने पे इसको अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं और नियंत्रण में ले सकता है। इसका बाजार पे क्या असर हो रहा है, जो वैश्विक बाजार है। इस सैन्य तनाव का ईरान ने धमकी दी है कि वो इस जलसंधि को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लेगा और जो भी जहाज शिप है वो इस क्षेत्र से गुजरेगा तो उसको ईरान को टोल देना होगा, ऐसा ईरान ने कहा है। साथ ही साथ इस संकट के कारण जो वहाँ से गुजरने वाले जहाज हैं उनकी बीमा की राशि बहुत बढ़ गई है। या तो वो मार्ग परिवर्तित करते हैं तो एक तो जो जलसंधि है, जो खाड़ी है, वहाँ से जहाज़ों का मार्ग बदलना पॉसिबल नहीं है। दूसरे देश से जो आते हैं वो अपना मार्ग बदल सकते हैं। तो जो बीमा की राशि है जहाज़ों की वो बहुत बढ़ गई है। इससे जो कच्चे तेल है
उसका भाव $112 तक उछल गया था, जो वर्तमान में 80-85 के आसपास डूब रहा है। इसके अलावा विश्व के सभी शेयर बाजारों में गिरावट आई है। हमारे देश का निफ्टी और सेंसेक्स भी गिर गया है। अमेरिका का नॉस्डॉक, जापान के बाजार, चीन के बाजार, सभी में इस वैश्विक उच्च संकट का घबराहट है और उसमें लगातार भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी भी बाजारों में अनिश्चितता की स्थिति है। कभी कुछ पॉजिटिव यानी सकारात्मक न्यूज आता है तो बाजार कुछ ऊपर दिखता है, लेकिन फिर अनिश्चितता का लिए नीचे चले जाता है। जो इस संकट, ऊर्जा संकट का एक अन्य पहलू है वह है वैश्विक मुद्रास्फीति। पेट्रोल गैस नहीं मिलने से या उसकी कमी से वैश्विक जो मुद्रास्फीति है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। कई जगह ये संकट है। इस संकट के कारण जो लॉजिस्टिक का खर्च है, ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा जो विश्व के रेस्टोरेंट वगैरह है उसमें भी कई बंद हो रहे हैं या बहुत कम शक्ति से चल रहे हैं। कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं और पार्शियल लॉकडाउन की स्थिति हो गई है। स्कूल वगैरह में छुट्टी दे दी गई है। स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है और वर्क फ्रॉम होम की स्थिति कई देशों में है। इसके बाद देखते हैं इसका अल्टरनेट कुछ सॉल्यूशन है क्या। सर, हॉर्मुज़ जलसंधि मध्य जो है वहाँ से $20 बिलियन प्रतिदिन तेल का व्यापार होता है, जो हॉर्मुज़ जलसंधि मध्य है उससे 20 बिलियन बैरल तेल प्रतिदिन जा रहा है, जो ऑलमोस्ट ईरान के नियंत्रण में है। ठीक है, और ये विश्व का ऐसा चौक पॉइंट है जिसको अगर चौक कर दिया जाए, जिसको अगर नियंत्रण में ले लिया जाए तो जो तेल और गैस का निर्यात है वो लगभग बंद हो जाएगा। इसका जो अल्टरनेटिव है साउथ ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जो अरामको कंपनी का है। ठीक है, इसकी जो क्षमता है वो बहुत कम है, लगभग 50 से 75 बिलियन बैरल प्रतिदिन के आसपास। और इसमें बहुत सारा ये है, इससे लागत बढ़ जाएगी।
ये पाइपलाइन है वो उच्च तकनीक से युक्त नहीं है और ये कभी कभी यूज़ किया जाता है, कभी कभी मतलब होता है लेकिन बहुत कम कैपेसिटी में इसका उपयोग फिलहाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत राहत दे सकता है। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है मतलब का, ये एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है, वो भी जब कुछ प्रॉब्लम आ जाए तब। दूसरा है यूएई से ओमान की खाड़ी की मांग, तो इसमें भी बहुत कम वॉल्यूम, लगभग 25 लाख बहुत कम वॉल्यूम जो तेल है इससे पास हो सकता है। ठीक है, तो इसकी क्षमता भी निम्न है। ठीक है, जो डिमांड है 20% जो यहाँ से डिमांड जा रहा है उसको ये फुलफिल करने लायक क्षमता इन दोनों में नहीं है। तो जो वैश्विक ऊर्जा जरूरत है उसको पूर्ति करने के लिए हॉर्मोन चंद्र उपत्यका खोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारत के लिए क्या है, ये जल डमरूपत्य बंद होना एक रेड अलर्ट जैसे है। ठीक है, जो क्रूड ऑयल है उसका लगभग 60%, ये पिछली होता रहता है 40 to 70%, 60% जो है क्रूड ऑयल किसी हॉर्मुज जल डमरूपत्य से आता है। ठीक है, जो कच्चा तेल है भारत की जरूरत का लगभग 60% वो इसी हॉर्मोन जल डमरूपत्य से आता है। ठीक है, अगर ये चोक हो गया और हॉर्मोन जल डमरूपत्य चोक हो गया तो इससे जो तेल परिवहन की लागत है, लॉजिस्टिक की लागत है, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। ठीक है, बंद होगा तो जहाज़ों का बीमा बढ़ जाएगा। बीमा क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो असुरक्षित क्षेत्र होगा। अब कोई भी शिपिंग कंपनी अगर इस क्षेत्र से अपने जहाज ले जाती है तो उसको अपनी सुरक्षा का चिंता होगा, सुरक्षा चिंता होती है, वो उसको कवर के लिए बीमा किया जाता है। बीमा की लागत बढ़ने से तेल का जो ट्रांसपोर्टेशन का लागत है बढ़ जाएगा। तेल का ट्रांसपोर्टेशन का लागत बढ़ जाएगा तो तेल का जो कीमत है वो भी बढ़ जाएगा। दूसरा, जो भारत का प्राकृतिक गैस का आयात है वो इसी क्षेत्र से होता है, इसी जल डमरूपंथी से लगभग 54%, ये आपका 70% तक जाता है। भारत जो प्राकृतिक गैस आयात करता है, जो खाड़ी देशों से प्राकृतिक गैस निर्यात होता है, वो भी इसी जो सक्रिय रास्ता है उससे होकर गुजरता है। और सबसे ज़्यादा जो अभी गैस का आयात कर रहे हैं वो भारत की तरफ से आयात कर रहे हैं। तो अगर इस जल डमरूपंथी को चोक कर दिया जाता है तो कतर से आने वाला जो गैस है, प्राकृतिक गैस है, वो उसके आपूर्ति में बाधा आएगी और इससे भी हमारा जो घरेलू ये है गैस का आवश्यकता है उसमें विचलन होगा। ठीक है,
फिलहाल अभी पेट्रोल डीजल की कीमत तो नहीं बढ़ी है, लेकिन जो घरेलू गैस ये है उसमें 60 रुपये की वृद्धि की गई है। तो अभी तक कुछ हद तक ये सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है कि इसको नियंत्रित किया जा सके। कल ही संसद में प्रधानमंत्री द्वारा स्पीच दिया गया है कि जो हमारा तेल का आयात है, तेल और गैस का आयात है, वो उसमें डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है। मतलब पहले खाड़ी देशों से बहुत आता था, उसके जगह अन्य दूसरे देशों से तेल का आयात किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, जिसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में जो तेल को स्टोरेज है, भूमिगत स्टोरेज है, उसमें भी वृद्धि करने के प्रावधान किया गया है। उसके अलावा प्राकृतिक गैस के स्टोरेज के लिए भी काम किया जाना है। प्राकृतिक गैस है उसका भी स्टोरेज बनाने का निर्णय लिया गया है। उसके अलावा पूरे देश में जो पीएनजी या एलएनजी पाइपलाइन है, उसमें विस्तार का भी निर्णय लिया गया है, ताकि भविष्य में जो एक क्राइसिस है उससे बचा जा सके। तो भारत अपने स्तर पे वर्तमान जो ऊर्जा जरूरत है उसकी पूर्ति के लिए कूटनीतिक स्तर पे बातचीत के जरिए काम कर रहे हैं और आगे के लिए, भविष्य के लिए अपने योजनाओं को और अधिक मजबूती से और सुचारू रूप से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तेल की डिमांड, जो कच्चे तेल है, पेट्रोल डीजल की मांग और बढ़ सकती है, लेकिन अभी जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जा रहा है, इससे जो हमारी तेल की ज़रूरत है, कच्चे तेल की ज़रूरत है, उसमें कुछ कमी आई है, जिसके कारण हम इस क्राइसिस से और अच्छे से लड़ पा रहे हैं। इसके अलावा जो ईरान का चाबहार पोर्ट है, ठीक है, ये चाबहार पोर्ट है, जो हमारा ट्रेड होता था, अफगानिस्तान से ट्रेड करना है या मध्य एशिया के देशों से ट्रेड करना है, तो ज़मीनी रास्ते से हमको पाकिस्तान को पार करना पड़ता है। लेकिन भारत ने इस ईरान के चाबहार पोर्ट में निवेश किया है, जो हमारा व्यापार है तो इस चाबहार पोर्ट से होके बिना पाकिस्तान से गुजरे या पाकिस्तान को बाईपास करके हम ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों से अपना व्यापार कर सकते हैं। कांडला एयरपोर्ट, कांडला पोर्ट है गुजरात का, मुंबई पोर्ट है, यहाँ से हमारे जो सामान है आयात और निर्यात के, वो डायरेक्ट आ सकते हैं, जा सकते हैं, और यहीं से एक मार्ग है अफगानिस्तान और मध्य एशिया, रूस तक ये हमारा व्यापार चल सकता है। इसमें रूस, ईरान और भारत के दृष्टि से ये जो लाइन है, ये जो रूट है, वो
बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, INSTC जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कार्यालय है, ये आपका ईरान से ही होके गुजर रहा है। ठीक है, जो रूस, मध्य एशिया और रूस के तक ये जाना है रूट। और उसका जो मुख्य बिंदु है चाबहार पोर्ट, अगर युद्ध होते रहा तो यहाँ से व्यापार की क्षमता भी हमारी कम हो जाएगी। तो ये जो भारत है उस पर दोहरा मार हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भारत का निवेश भी बहुत ज़्यादा है। तो बीच में ये आया था कि चाबहार पोर्ट के आसपास हमला किया है करें, लेकिन उसमें इस पोर्ट को नुकसान नहीं पहुँचा है, ऐसा बताया जा रहा है बीच में। और इसका लीज है, ये 10 साल के लीज में दिया गया है 2024 से भारत को। और इसका कंस्ट्रक्शन लगभग हो चुका है, लेकिन इसका पूर्ण कंस्ट्रक्शन 2028 तक करने का प्रस्ताव है। तो जो हमारा दूसरा उद्देश्य था अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक व्यापार का, वो भी इस युद्ध के कारण प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अब ये जो चोक पॉइंट हो रहा है, ठीक है, उसके कारण ईरान के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, पश्चिमी देश और दुनिया को नुकसान हो रहा है कि ऊर्जा सुरक्षा बाधित हो रही है। जो वर्ल्ड का सप्लाई चेन है बाधित हो रहा है, तेल की कीमत बहुत बढ़ रहा है, गैस का कीमत बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा इससे कुछ हद तक ईरान में कुछ हद तक या बहुत हद तक ईरान में प्रभावित हुआ। जब दूसरे देशों की जो ऊर्जा सुरक्षा है वो बाधित होगी तो ईरान से नाराज हो गए। चीन जो सबसे बड़ा तेल खरीदार है ईरान से, वो भी नाराज हो सकता है। हालांकि चीन का भी सिप और भारत का सिप वहाँ से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, आसपास के जो देश है वो भी ईरान से नाराज हो सकते हैं, तो उनसे भी उसका संबंध खराब हो सकता है। ठीक है, और उस पर सैंक्शन लग सकते हैं, जिसे ईरान भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है? ये तो हमारा था अल्पकालिक जो इफेक्ट है। ठीक है, लॉन्ग जो इफेक्ट रहेगा वो विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव डालेगा। विश्व की अर्थव्यवस्था का जो विकास दर है वो अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ हद तक इसके लिए जो अमेरिका का पांचवा बेड़ा है वो इस जल डमरू मंथक की निगरानी कर रहा है, लेकिन ये भी पूर्ण समाधान नहीं है। और ईरान ने धमकी भी दी है कि अगर उस पर हमला जारी रहा तो इस ट्रेड रूट को पूर्णतः बाधित कर दिया जाएगा, जिससे बाजार में अस्थिरता रहेगी और वैश्विक तेल के दाम हमेशा हायर रहेंगे। वैश्विक तेल के दाम हमेशा ऊंचाई पे रहेंगे तो अर्थव्यवस्था है, महंगाई अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी, महंगाई ऊपर जाएगा और लोगों को जो जनरल यूज मान है उसके लिए भी जूझना पड़ सकता है। दूसरा जो दीर्घकालिक सोच है। ठीक है, तो ये जो चोक पॉइंट है, इस चोक पॉइंट की जगह यहाँ पे भी एक खड़, यहाँ के बाद जो स्थलीय एरिया है वो मान यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब देश का, तो इधर भी आपका एक खड़ी आता है। तो यहाँ से गैस पाइपलाइन की जगह द्वारा आपका इस क्षेत्र पे तेल ला के यहाँ से पोर्ट को विकसित किया जाए और यहाँ से तेल और गैस की आपूर्ति की जाए। तो इस क्षेत्र में पोर्ट और पाइपलाइन में भारी निवेश करके भी हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट है
उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। दूसरा, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इसको नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। उस पर निर्भरता बढ़ाया जाए, उस पर अनुसंधान बढ़ाया जाए, सब्सिडी बढ़ाया जाए योजनाओं पे, जैसे अभी सूर्य घर योजना है। उसमें सब्सिडी दी जा रही है। तो ये जो निर्भरता है, जो कोल पे है, पेट्रोल पे है, उससे निर्भरता इससे कम हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो ईवी है, उस पर निर्भरता बढ़ाया जाए। कि पेट्रोल तो हमारे देश में पेट्रोल और गैस सीमित है, ठीक है, लेकिन जो हमारी कोल का भंडार है, तो कोल भी प्रदूषण करता है, लेकिन जो अन्य क्षेत्र है जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, उसके क्षेत्र में हमारा देश बहुत समृद्ध है। तो ये दोनों क्षेत्रों को बढ़ावा देके हम, और ईवी जैसे संसाधनों को बढ़ावा देके हम बहुत हद तक पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम कर सकते हैं। जैसे कि आज क्या है, उनका जो रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग हो चुका है, तो जो डीजल का डिमांड था वो कम हुआ है। तो इससे भी जो तेल पे निर्भरता हमारा कम हुआ है। ठीक है, गैस की जगह इंडक्शन का यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन की जगह, और अल्टरनेट ऑप्शन है, तो उसका विकास किया जा रहा है। तो इससे ये सब चीज़ों से हमारी जो निर्भरता है तेल और गैस पे कम होगा, तो हमारा जो देश है वो इस संकट से बहुत हद तक बचा रह सकता है। इसके अलावा जब तक खाड़ी देश में स्थिरता नहीं रहेगी, तब तक वैश्विक बाजार क्या है, उठापटक चलते रहेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ भारत का ही नहीं है, पूरे विश्व का परेशानी है। तो विश्व के में जो परेशानी आएगी, तो वो से भारत भी टिक रहेगा। ठीक है, तो ये संकट भी सुलझाना है। साथ में ये युद्ध बंद हो और ईरान और अमेरिका और इजराइल शांति से रहे, ये भी भारत और अन्य देश कोशिश कर रहे हैं कि शांति से ही स्थिरता है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में और विकास है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल विनायक CGPSC खंड को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और
लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आप भी नॉलेजफुल वीडियो का लाभ लें और दूसरे को लेते रहें और हमको मोटिवेशन मिले कि हम और अच्छे वीडियो बना सकें। थैंक यू।